रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। अदारा-ए नसरी अदब की माहाना अदबी नशिस्त जो कि गुज़िश्ता 9 महीनों से लॉकडाउन और कोरोना वबा के बाइस मौखर थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसहाक़ खिज़र सर जो कि अदारा-ए नसरी अदब के सदर हैं, आपके मकान पर बैतुल आकिफ़ इस्लामपुरा यहाँ पर जो है अदारा-ए नसरी अदब की नशिस्त का आगाज़ हुआ चाहता है। आइए तिलावत कलाम पाक से मैं आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन इकराम, अदारा नसरी अदब की माहाना अदबी नशिस्त जो कि गुज़िश्ता 1.5 दहाइयों से ज़ायद अरसे से जारी व सारी है। यहाँ पर मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारी रिवायत रही है कि हम तिलावत कलाम पाक से नशिस्त का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक से आज की नशिस्त का आगाज़ हुआ। जैसा कि अब सोशल मीडिया के ज़राए से आप तक ये ख़बर पहुंची है कि आज की इस नशिस्त की सदारत अदारा नसरी अदब के सदर मोहतरम मोहम्मद इसहाक़ खिज़र साहब आज की इस नशिस्त की सदारत फरमाएंगे। मैं आपका नाम नामी इसमें ग्रामी सदारत के लिए पेश करता हूं और सदर मौसूफ से इजाज़त चाहता हूं कि वो नशिस्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाएँ। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन इकराम, चूँकि अदारा नसरी अदब की माहाना अदबी नशिस्त इस मरतबा हम वीडियो की शक्ल में भी नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश में हैं, तो मैं एक मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करता चलूँ कि अदारा नसरी अदब का क़याम सन 2003 में हुआ और वहाँ से मुसलसल माहाना नशिस्तों का इनेकाद होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है। और ये जब तक दम में दम है तब तक ये नशिस्तें जारी व सारी रहेंगी। कुछ मामलात पीछे कोरोना वबा की वजह से ऐसे आए कि मजबूरन हमें नशिस्तों को रोकना पड़ा। बहरहाल यहाँ से हम दोबारा नए अज़्म नए हौसले के साथ जो है आप लोगों के सामने हैं। अदारे के सदर जो हैं मोहतरम मोहम्मद इसहाक़ खिज़र साहब हैं जो कि आज की इस नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं और अदारे के 2 नायब सदूर हैं जिनमें मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं, बच्चों के अदीब हैं और हर महीना पाबंदी से आप बच्चों के अदब को तख्लीक करते हैं और एक कहानी और एक नस्र जो है वो हाज़रीन के रूबरू पेश करते हैं। उसी के साथ साथ अतीक शाबान सर हैं, वो भी अदारे के नायब सदर हैं
उसके अलावा कैफ अंसारी सर मौजूद हैं जो कि अदारे के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी तरीके से एक नायब सेक्रेटरी इमरान जमील सर हैं, खाजिन जो हैं मोहम्मद आमीन सर हैं, और अहकर रिजवान रब्बानी अदारे के प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी के तौर पर जाने जाते हैं। आइए, यह जैसा कि अदारे का एक रिवायत बनी हुई है कि यहाँ पर बच्चों के अदब पर जो है पहली तकलीफ पेश की जाती है, तो मैं चाहूँगा कि आज की इस नशिस्त की पहली तकलीफ जो है वो पेश की जाए। हमारे एक करम फरमा मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब जो हैं वो पाबंदी से जो है मुसलसल जो है हर महीना अपनी बच्चों की एक कहानी जो है यहाँ पर पेश करते हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उन्हें मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी कहानी को पेश। कहानी का उन्वान है इंसान और रोबोट। सुरखाना की ज़िद थी, हम अपने घर पर रोबोट का तमाशा देखेंगे। उसके अब्बू एक साइंसदान थे। बच्चों की ज़िद पर उन्होंने अपने ऑफिसर से इजाज़त ले ली। उन्होंने तजुर्बागाह के रोबोटों में से एक अच्छा रोबोट चुन लिया और उसे अपने घर लेकर आए। उन्होंने अपने घर के लोगों को बताया कि इसका नाम जटागा है, उसे हम जो हुक्म देंगे वो मानेगा। ये रोबोट देखने में खूबसूरत भी था। पहले तो बच्चों ने उस रोबोट के साथ बचकानी हरकतें शुरू कर दी। बैठ जा, खड़े हो जा, इधर आ जा, उधर चला जा, हाथ ऊपर कर, घूम जा वगैरह। सुरखाना का भाई सरमन ज़रा शरारती था। उसने रोबोट को हुक्म दिया, देख जटागा, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तू इधर आ, मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ जा, हम दोनों खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाता हूँ साहब। मैं खाना खा यार, तकल्लुफ़ मत कर। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता। खाना नहीं खाएगा तो फिर चलेगा फिरेगा कैसे? खाना खाने से ताकत आती है। मेरे पास ताकत है, मैं यूं ही सारे काम कर लेता हूँ। अच्छा, मिठाई खाएगा? नहीं, मैं मिठाई भी नहीं खाऊंगा। तरबूज खाएगा? नहीं, मैं तरबूज भी नहीं खाऊंगा। ए सरमन, क्यों उसे सता रहा है? उससे हम दूसरे कुछ काम करवाएंगे। सरमन की अम्मी ने उसे डांटा। सरमन अपनी शरारत पर हंसने लगा। फिर ये दोनों भाई बहन और उनकी अम्मी ने जटागा को तरह तरह के काम देना शुरू किए और वो उनका हुक्म बजा लाता रहा। देख जटागा, ये अलमारी जो है ना सामान से भरी हुई है, हमसे नहीं उठती। तो उसे सरका कर इस तरफ कर दे। ए जटागा, दरवाजे के सामने जो पौधे हैं उन्हें पानी दे दे। जटागा, देख, ये एक पौधे की जड़ है, इससे आने जाने वालों को ठोकर लगती है, तू ज़रा इस जड़ को उखाड़ कर फेंक दे। इतना सुनना था कि जटागा के हाथों में नोकीले नाखून निकल आए। उसने उस पेड़ की जड़ में अपने नाखून गड़ा दिए और उसे निकाल कर झटके से दूर फेंक दिया। अब चूँकि जटागा बाहर बागीचे में आ गया था, सरमन और सुरखाना ने एक पतंग बढ़ाई, देखें तो सही रोबोट पतंग उड़ा पाता है क्या। फिर उन्होंने जटागा से कहा, देख जटागा, हम इस तरह पतंग उड़ाते हैं, ले तू ज़रा उड़ा कर बता। उन्होंने जटागा के हाथ में डोर दे दी। जटागा उस डोर को थामे हुए इधर उधर हाथ नचाता रहा, जैसा कि उनको करते हुए देखा था। मगर थोड़ी देर बाद जब पतंग नीचे गिरने लगी तो वो उसे संभाल नहीं सका और वो नीचे गिरकर कहीं अटक गई। उन दोनों ने फ़ौरन एक नई पतंग का इंतज़ाम किया, उसे डोर के ज़रिए उड़ाया, आगे बढ़ाया। फिर कहने लगे, देख जटागा, पतंग नीचे गिरने लगे तो उसे गिरने से यूं बचाते हैं। सरमन और सुरखाना ने बारी बारी कई मरतबा पतंग को नीचे की तरफ लाकर और उसे गिरने से बचा कर दिखलाया। फिर उसे ऊपर पहुंचाकर जटागा के हाथ में डोर थमा दी। जटागा ने उस पतंग को संभाला। फिर जब वो नीचे गिरने लगी तो ये दोनों अरे अरे करते ही रह गए और उसने पतंग गिरा दी। फिर कहने लगा, दूसरी पतंग लाओ। हाँ, फिर मुफ्त की आती है ना, सुरखाना ने कहा। उसके अम्मी अब्बू हंसने लगे। अब्बू, ये अपना रोबोट बड़े बड़े काम कर लेता है, मगर पतंग क्यों नहीं उड़ा पाता?
ये पतंग को संभाल क्यों नहीं पाता, क्यों उसे गिरा देता है। सुरखाना ने अपने अब्बू से पूछा। अरे बेटी, तूने साइंस का बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया है। हाँ तो क्या हुआ, आप बतलाइए, हम सुनेंगे और समझेंगे। तो फिर सुन, इंसान और रोबोट में बहुत फ़र्क है और ये फ़र्क सदा रहेगा। अब्बू, हमने पूछा है पतंग को हम संभाल लेते हैं, रोबोट क्यों नहीं, इसकी वजह ही तो बतला रहा हूँ। पतंग की डोर जब किसी इंसान के हाथ में होती है तो उसकी उंगलियों से लेकर दिमाग तक आसाब काम करते हैं। आसाब किसे कहते हैं, सरमन ने पूछा। इसे यूँ समझो कि हमारे यहाँ जैसे इलेक्ट्रिक वायर का जाल बिछा होता है, हम इधर पंखे की या लाइट की बटन दबाते हैं तो वायर में फ़ौरन करंट जारी हो जाता है और उसी वक्त लाइट जल जाता है। इस पर सुरखाना बोल उठी। गोया कि वो आसाब हमारे जिस्म में वायर के जैसा काम करते हैं और पतंग उड़ाते वक्त वो उंगलियों और दिमाग के बीच काम करते हैं। बस इसी वजह से इंसान की उंगलियां पतंग के डोर पर काम करती हैं और पतंग को बेकाबू नहीं होने देती, और रोबोट में ना दिमाग होता है ना आसाब। गोया रोबोट सिर्फ एक मशीन है, हम जितना उस मशीन में भरते हैं उतना करता है। हाँ, हो सकता है थोड़ी और मेहनत करके हम पतंग को काबू में रखने वाला रोबोट भी बना लें, फिर भी इंसान की सी तमाम खूबियाँ रोबोट में नहीं पैदा की जा सकती। रोबोट इंसान की बनाई हुई चीज़ है और इंसान खुदा का बनाया हुआ शाहकार है। गोया रोबोट इंसान की बराबरी नहीं कर सकता क़यामत तक, सुरखाना ने कहा। अब्बू, जन्नत में रोबोट रहेगा? सरमन की बेतुकी बात पर उसकी अम्मी खिसिया गई। देखो इस बेसुरे को, काम की बात छोड़कर फालतू बात करता है, नालायक। मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने अपनी कहानी यहाँ पर पेश की। कहानी का उन्वान था इंसान और रोबोट। इंसान और रोबोट। इस पर जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त है। जैसा कि हमारे अदारे की रिवायत रही है कि हर तख्लीक के ऊपर यहाँ पर तबसरे की खुली इजाज़त है। हर हाजिर मौजूद शख्स जो है वो कहानी पर तबसरा पेश कर सकता है। तो जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त है। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने एक बेहतरीन कहानी पेश की। मैं इस अफसाने या कहानी पर जो है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके अंदर जो एक बदलाव आया है कि जंगल की दुनिया से निकल के साइंस की दुनिया में आए हैं, और साइंस फिक्शन के लिए मैं उन्हें बेहतरीन जो कहानी पेश करने पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत सारे जो जवाब पेश किए हैं बच्चों के अक्ल को सामने रखते हुए, उनकी समझ को सामने रखते हुए कि आसाब क्या होते हैं, और बहुत सारे सवालात बच्चों के ज़रिए से जो पूछे गए हैं वो बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर जो समझाए गए हैं। तो मैं इस बेहतरीन अफसाने पर जो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनसे उम्मीद है कि जंगल की दुनिया से निकल कर आप जो है ज़रा सा साइंस की दुनिया में कदम रखें। इसलिए आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपको जो है वेलकम कहता हूं कि आप इस मैदान में और जो है कोशिश कीजिए, साइंस के इस तरह से मज़ामीन या कहानियां लिख करके आप उसको पेश करें। बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़रा हम इधर भी आएंगे। अतीक शाबान सर ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं जनाब से पर्सनली यानी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी तवज्जो दें उस पर। कहानी में जो इंटरनल तज़ाद है ना जनाब, आप उसको नहीं समझ सके, यानी वो आपकी नज़र वहाँ तक के नहीं गई। पहली कहानी ये वो आपके तमाम किरदार का नाम और वो सब कैरेक्टर वगैरह वो सब बहुत अच्छे, लेकिन आप जंगल से निकल के शहर में जब आए और साइंस में, तो थोड़ा सा एक तो वो जो फैमिली है वो एक साइंसदान की फैमिली है। साइंसदान के बच्चे कैसे होंगे इतने कम जो वो हैं कि वो ऐसे मैंने सिली क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं वो इतने ज़्यादा नादानी वाले सवालात नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक साइंसदान के बच्चे जो है वो यूं ही पतंग लेके चले गए, और पतंग उड़ाने की जो उम्र होती है वो 12 साल के बाद की तकरीबन वो उम्र होती है कि वो बच्चे वो उस वक्त पतंग उड़ाने का शऊर रखते हैं और वो जानते हैं। तो
ये एक साइंसदान जो है घर में वो बच्चों को बताएगा कि इसकी प्रोग्रामिंग होती है। कोई भी रोबोट जो होता है वो प्रोग्रामिंग से चलता है। प्रोग्रामिंग एक बहुत अजीब चीज़ है जो हर रोबोट के अंदर की जाती है। जो प्रोग्रामिंग रहेगी उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ना उससे ज़्यादा समझेगा, ना आप जो है उसको सिर्फ एक मशीन नुमा इंसान बना दिए, यानी बाकी तमाम खूबियाँ उसके अंदर। तो ये नहीं होता। वो जितनी प्रोग्रामिंग होगी उतना ही, जैसे वो वज़न ढोने वाला तो सिर्फ वो वज़न ढोएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये सारी चीज़ नहीं करता रोबोट। आप एक रोबोट का तस्वुर पहले कर लें कि रोबोट होता क्या है। साइंस फिक्शन में यही एक परेशानी होती कि हमको उस चीज़ की पहले पूरी मालूमात चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम फिक्शन में उसको चाहे जितना बताएं, लेकिन वो तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग उसके अंदर होती है। जैसे वो बाप बोलता भी है कि उसके अंदर वो नहीं है। वो आसाब और रोबोट अगर सिर्फ आप अपनी कहानी का हिस्सा इतने हद तक वो लाए भी थे वो हिस्सा, लेकिन आप उसके वहीं वो बुने होते कहानी तो वो कहीं के कहीं चली आती और ज़्यादा पुरअसर होती। ये जो इंटरनल तज़ाद जो उसमें आ गए हैं वो नहीं आता। ये एक मैं महसूस कर रहा था कि वो उसमें थोड़ा सा आसाबी निज़ाम वो चार्ट बता देता साइंसदान कि देखो ये तुम स्कूल में, यानी वो 12-14 साल के बच्चे हैं जब पतंग उड़ा रहे हैं या पतंग का तस्वुर उनके यहाँ है, तो वो आसाब का चार्ट, और फिर उनके अंदर वो जो वायरिंग है अंदर जो है, ऊपर से वो एक हॉल बनाया जाता है लेकिन अंदर पूरी वायरिंग होती है, सारे पुर्जों के साथ वो जुटी होती हैं और उसके गियर और मोटर और वो सब जो हरकत करता है वो सारी चीज़ होती है। तो वो सब गियर हरकत यानी उसकी और उसकी प्रोग्रामिंग उसके मुताबिक तो वो बाप समझाता है कि हमारे जैसे आसाब के अगर हम कोई चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो उसको सख्त है या नरम है, गर्म है या सर्द है, ये महसूस करती है जिल्द, और उसका जो है आसाब उसका पैगाम ले आके दिमाग को देते हैं। तो ऐसे ये रोबोट होता है कि इसके ये सेंसर को अगर हम छूते हैं तो ये हरकत करेगा, उसको ये बटन दबाते हैं तो उसका ये सेंस हरकत में आएगा और ये प्रोग्रामिंग उसकी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, वो करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ उसमें आती, यानी ये एक थोड़ा सा यानी वो अलादीन का जिन वाला रोबोट हो गया। एक चीज़ मैं ऐसे महसूस करता रहा, मैंने खुश हुआ कि आप साइंस की तरफ आए, यानी उन्वान से ही मुझको अच्छा लगा, लेकिन कहानी का ये तज़ाद मुझको थोड़ा सा बेचैन कर गया। तो ये आप उसको देख लें, आसाब और रोबोट, खाली इसके गिर्द अगर आप वो कहानी को बुन दें तो वो कहानी बहुत शानदार हो जाएगी वहीं पर। और वो क्वेश्चन है उसमें, आप लेकिन बहुत जल्दी कतरा के निकल गए उससे, वही सवाल को पकड़ लेते और कहानी को बढ़ाते चले जाते। बस वो एक बेहतरीन हिस्सा और बेहतरीन साइंस हमारे सामने आ जाता। बाकी कहानी अच्छी है, मुबारकबाद। अब्दुल मजीद मास्टर ने जो अफसाना पेश किया, मैं अधूरे में आया था लेकिन मुझको अच्छा लगा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी अहम बात ये कि अदारा नसरी अदब ने अपना सिलसिला जो जारी किया, मैं उनके मुंतज़मीन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझको इसका काफ़ी वक्त से इंतज़ार रहा करता था। रिजवान रब्बानी सर से मैं कहा करता था शुरू करो, एक मसरूफियत मिल जाती है, कहानी मिल जाती है, यही कहानी जाकर मैं मेरे बच्चों को भी सुनाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी ये सिलसिला दोबारा शुरू करने पर अंजुमन के तमाम अरकान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सर से मैंने, रिजवान रब्बानी सर से 2-1 मरतबा कहा भी कि सर ये ऑनलाइन ही जो है नशिस्त कर ली जाए, जैसे ज़ूम पर या गूगल मीट वगैरह पर जो वेबिनार वगैरह होते हैं, और अभी शेरी नशिस्तें, मुशायरे वगैरह भी हो रहे हैं काफ़ी धूम से। लेकिन हमारी जो नशिस्त की नौइयत है तबसरे वाली, उसको सामने रख कर के जो है फिर मैंने ख़ुद महसूस किया कि ये चीज़ हाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुश्किल है, तो फिर मैंने इसरार करना छोड़ दिया। बहरहाल हम लोगों की तलब थी और ये नशिस्त दोबारा से वो सिलसिला शुरू हुआ है। और उसमें एक नई तब्दीली ये आई
कि अब्दुल मजीद मास्टर साहब जो है वो जंगलों का सफ़र ख़त्म करके उन्होंने शहर का रुख किया है और साइंस फ़िक्शन उन्होंने चुना है बच्चों के अदब के लिए, जो एक काबिल तहसीन कदम है। मैं इस पर सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सर की कहानियों की जो ख़ास बात है कि किरदारों का नाम इसी तरीके से बिल्कुल मुनफरिद और मुमताज़ नाम सर ने यहाँ पर पेश किया है, और साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो बेसाख्तगी होती है या तंज़ व मिज़ाह का जो पहलू होता है उनकी गुफ्तगू से जो ज़ाहिर होता है, वो भी सर अब्दुल मजीद मास्टर साहब की कहानियों की खूबी है, वो भी इस कहानी में मौजूद है। एक चीज़ मुझे ये कहना है कि सर ने कहा कि कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है। बज़ाहिर उसमें जैसे इंसानों को दिमाग होता है वैसा दिमाग नहीं होता है, लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वही उसका दिमाग होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ, जिस तरीके से हमारी तरह उसके आसाब नहीं होते हैं, हमारी तरह दिमाग भी नहीं होता है, लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वही उसका दिमाग होता है, ऐसा मेरा ख़याल है। हाँ, तो उसी को हम उसका दिमाग कह सकते हैं। ये चीज़ वहाँ पर इसकी वजाहत होनी चाहिए थी। और जैसा कि बरकी सर ने कहा कि वो बच्चों का जो लेवल होता है वो 12-13 साल यानी टीन एजर्स जिनको हम कह सकते हैं, तो फिर वो बच्चे जो है वो इस तरीके का सवाल नहीं पूछेंगे कि सर आसाबी निज़ाम क्या होता है। क्योंकि 12 साल का अगर बच्चा है तो वो 5 और 5 6 साल 7वीं 6ठी 7वीं क्लास में रहेगा, तो वो इस चीज़ से कुछ ना कुछ दर्जे तक वाकिफ़ होता है। और सर ने जैसा कि बताया कि वो आसाबी निज़ाम, कंप्यूटर का जो निज़ाम है वो खोल करके या उसका चार्ट बता सकता है, उसी तरीके से जब वो पूछें कि ये किस तरीके से काम करता है, तो फिर वो जो साइंसदान है वो ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है वो बताए और कंप्यूटर का जो सिस्टम है, दोनों को सामने रख करके उनका मुआवजा करते हुए वो बच्चों को एक्सप्लेन करे। तो ये फ़िक्शन ये जो कहानी है, साइंस फ़िक्शन या साइंस कहानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने अख्तिताम को पहुँचेगी। मैं एक मरतबा फिर सर को मुबारकबाद देता हूँ और अदारे नसरी अदब के सदर और अरकान को भी मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर मुस्तफ़ा बरकती सर और मोबिन नज़ीर सर ने जो अदारे के ताल्लुक़ से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, उसका मैं उन दोनों साहबान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही जैसे हाज़रीन की वजह से जो है नसरी अदब जो है वो शबाब पर आती है, रहती है। बहरहाल आइए यहाँ पर जैसा कि मैं अपने नाजरीन को भी बतलाना चाहूँगा कि अदारा नसरी अदब में अब्दुल मजीद मास्टर साहब जो है अभी तक अपनी मुनफरिद कहानियों की वजह से जो है वो बहुत मशहूर थे और मशहूर हैं वो। साथ ही साथ उनकी कहानियों में जो इनफरादियत हुआ करती है, उनकी जो किरदारों के जो नाम हुआ करते हैं, उन तमाम चीज़ों से हटकर उन्होंने इस मरतबा जो है कुछ हटकर पेश करने की कोशिश की और साइंस फ़िक्शन को उन्होंने इस मरतबा अपना मौजू बनाया। बहरहाल उन्हें मुबारकबाद देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे दूसरे कलमकार की हैसियत से यहाँ पर हमारे अदारे के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी तख्लीक पेश करें। नाजरीन से गुजारिश है कि वो ज़रूर इस तख्लीक को भी देखें।